हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और एक नई इंटरनेशनल सिचुएशन बनी उस पर बात कर रहे थे और मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से यूरोप राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस खोने लगा, क्योंकि यूरोपियन देश इकोनॉमिकली इतने वीक हो चुके थे, मिलिटरीली इतने पावरलेस हो चुके थे कि अब वो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझने लगे और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई महत्वपूर्ण रोल खेले। तो एक, जैसे मैंने आपसे बताया कि एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और ये ज़रूरी था कि ये पावर वैक्यूम भर जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि जो पावर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। और ऐसे में जब यूरोप के सभी राष्ट्र इतने कमज़ोर हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से उन्हें एक एक्टिव रोल प्ले करने से हटना पड़ा, तो दो राष्ट्र जो महाशक्ति के रूप में सामने आए वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हम आगे से यूएसएसआर कहेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 1917 में सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट हो गया था, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी और ये एक बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम हो गया था। इट वॉज अ क्लोज सिस्टम, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर स्टेट का कब्जा था। द स्टेट वॉज ऑल पावरफुल और राज्य के विरुद्ध लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये आइडियोलॉजी जो यूएसएसआर की थी और यूएसए जो कि एक कैपिटलिस्ट राष्ट्र था, जो कि डेमोक्रेटिक था, जहाँ लोगों के पास मौलिक अधिकार थे, इन दोनों के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और कम्युनिस्ट यूएसएसआर जो है वो यूरोप में अपने पैर जमाने के लिए रास्ते तलाश करने लगा। तो ये जो पावर वैक्यूम बना, इसमें जिन दो राष्ट्रों ने जगह ली वो थे यूएसए और यूएसएसआर, और इसलिए इस समय अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बाइपोलर युग शुरू हो गया, द्विध्रुवीय, जिसका मतलब हुआ देयर वर टू पावर सेंटर्स। और फिर से एक बार धीरे धीरे शक्ति संतुलन स्थापित होते हुए दिखने लगा, क्योंकि यूएसएसआर बहुत तेज़ी से प्रगति करने लगा। यूएसए बहुत देर से आया ही था, हमने आपको बताया था कि युद्ध में उसको बहुत ज़्यादा हानि नहीं हुई थी, एक्सेप्ट कि 1942 में पर्ल हार्बर की बॉम्बिंग हुई थी और उसी की यूएसए की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति की ओर बढ़ा था। दोनों एटम बॉम्ब्स जब गिरे हैं और जापान ने समर्पण किया है, उसके साथ ही जर्मनी और इटली ने भी समर्पण किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। तो यूएसए वॉज फंडामेंटल इन ब्रिंगिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू एन एंड। अब यहाँ से जो द्विध्रुवीय वर्ल्ड बना, उसमें ये दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई वो ये हुई कि अफ्रीका और एशिया में जो इम्पीरियलिस्ट ताकतें थीं, जो औपनिवेशिक ताकतें थीं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये कमज़ोर हो गई और इनकी अपनी कॉलोनीज़ पे से जो पकड़ थी वो धीरे धीरे ढीली होने लगी। अब ये इतने सक्षम नहीं रह गए थे कि ये अपने उपनिवेशों के ऊपर
उसी तरह से शासन कर पाते जैसे कि ये करते चले आ रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिकली वीक हो गए थे, मिलिटरीली वीक हो गए थे, और अपनी आंतरिक जो अपनी इंटरनल सिचुएशंस से जूझ रहे थे, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे राष्ट्रों में नेशनल मूवमेंट्स चलने लगे। और आप देखेंगे कि 1946 के बाद से एक विश्व में स्वतंत्र राष्ट्रों की बाढ़ सी आ गई। छोटे छोटे राष्ट्र अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर जो शासन करने वाली शक्तियाँ थीं वो कमज़ोर हो गई। 1947 में हम लोगों को भी आज़ादी मिली, क्यों? पहले भी मिल सकती थी, बट वाई डिड ब्रिटेन गिव अप इंडिया एज ए कॉलोनी? क्योंकि अब ब्रिटेन के पास वो संसाधन नहीं रह गए थे जिससे वो हमारे ऊपर नियंत्रण रख सकता। इसलिए उन्होंने हमको 1947 में इंडिपेंडेंस दे दी। उसी तरह से कई एशिया के देश और कई अफ्रीका के देश, छोटे छोटे राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र होने लगे, और वर्ल्ड में, विश्व में स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसलिए कि ये जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए ये बहुत बैकवर्ड थे, बिल्कुल अविकसित थे। आप इंडिया की सिचुएशन से वाकिफ़ हैं कि जिस समय हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, वी वर अ टोटली बैकवर्ड कंट्री। हमारे पास कुछ नहीं था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, हर तरह से हम लोग बहुत बहुत कमज़ोर राष्ट्र थे, और हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए दूसरे राष्ट्रों के ऊपर निर्भर होना था। इसी तरह से ये सभी राष्ट्र जो इंडिपेंडेंट हुए, ज़्यादातर ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया, क्योंकि उस समय ये माना जाने लगा कि क्योंकि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, डेमोक्रेटिक राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जीत हुई है, इसलिए डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। तो अधिकतर राष्ट्रों ने डेमोक्रेसी को अपनाया और लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित की। ये विश्व में एक ऐसा मोड़ था जब इन सभी राष्ट्रों को अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर होना था, और ये राष्ट्र जो उनकी मदद कर सकते थे, जो उनका विकास करने में सहायक हो सकते थे, वो मात्र दो थे, या तो यूएसए था और या यूएसएसआर था। यूएसए और यूएसएसआर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो नए राष्ट्र थे उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करने लगे। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनका झुकाव वेस्टर्न पावर्स की तरफ होने लगा, वेस्ट की तरफ होने लगा। और क्योंकि यूरोप में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, वॉर की वजह से लोग बहुत परेशान थे, और जो कम्युनिस्ट सरकारें थीं वो उनको तरह तरह के प्रलोभन देने लगी कि उनको काम का अधिकार मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा, निश्चित मिलेगा, सरकार उनको रोज़गार की गारंटी देगी। तो कम्युनिस्ट जो व्यवस्था थी उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत सारे छोटे राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ये निहित था कि वे आपको बहुत जल्दी विकास के पथ पर ले जाएंगे। और ये सत्य भी है कि जो तानाशाही सरकारें होती हैं, जहाँ विरोध की संभावना कम होती है, वहाँ विकास बहुत तेज़ी से होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि विरोध नहीं होता, और जो भी प्लानिंग होती है विकास की, डेवलपमेंट की, जो भी प्लान्स बनते हैं उनमें एक निरंतरता रहती है, क्योंकि सरकार का विरोध करने वाला कोई नहीं होता और सरकार बदलने वाला कोई नहीं होता। तो जो कम्युनिस्ट नारा था वो लोगों को, वो राष्ट्रों को, नवनिर्मित राष्ट्र जो बहुत वीक थे, बहुत अविकसित थे, उनको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने आकर्षित किया। तो इस तरह से कुछ राष्ट्र जो हैं वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर यूएसएसआर के समर्थक हो गए, और कुछ राष्ट्र जो हैं वो अमेरिका के समर्थक हो गए, और इस तरह विश्व जो है वो दो गुटों में विभाजित हो गया, एक वेस्टर्न या पश्चिमी गुट
जो कि अमेरिकन गुट कहा जा सकता है, अमेरिका का गुट कहा जा सकता है, और दूसरा जो कम्युनिस्ट व्यवस्था थी या कम्युनिस्ट गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों में पूरा विश्व विभाजित हो गया। एक गुट वेस्टर्न गुट का एक गुट जो था वो वेस्टर्न राष्ट्रों का समर्थक हो गया, और एक गुट जो है वो कम्युनिस्ट राष्ट्र का समर्थन हो गया। इस तरह दुनिया जो है वो दो ग्रुप्स में बट गई। और प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी नए राष्ट्र थे जो स्वतंत्र हुए थे उन्हें मदद की आवश्यकता थी। तो या तो मदद के लिए वो अमेरिका के पास जाते और या फिर यूएसएसआर के पास जाते। जो भी राष्ट्र उनको मदद करता उसके गुट में उन्हें शामिल होना पड़ता। तो इस तरह से जो दो गुटों में विभाजन हुआ विश्व का, ये हमको एक ऐसे युद्ध की तरफ ले गया जिसमें फिर से सारा विश्व इन्वॉल्व हुआ। लेकिन याद रखिएगा कि ये हथियारों का युद्ध नहीं था जिसमें वेपन्स इस्तेमाल हुए हों या न्यूक्लियर आर्ममेंट्स इस्तेमाल हुए हों। ये शीत युद्ध की शुरुआत थी। ये टर्म जो है कोल्ड वॉर, ये कॉइंड है ऐसे युद्ध के लिए जिसमें हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन ये वैचारिक युद्ध होता है, ये प्रतिद्वंद्विता का समय होता है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का युद्ध होता है, ये एक दूसरे के साथ शक्ति, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाने का युद्ध होता है। और उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर दूसरे राष्ट्र को, जो अपोनेंट राष्ट्र है, उसको नीचा दिखाया जा सके। और इनके जो हथियार होते हैं वो होते हैं जासूसी, एस्पिनाज, एक दूसरे के बारे में जानना। और ये यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि सोवियत यूनियन ने जो कम्युनिज्म अपनाया था वो एक बड़ा, उन्होंने अपने जो बॉर्डर्स थे वो एकदम से सील कर दिए थे। इसको जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसके लिए, उसको कहा जाता है आयरन कर्टन। एंड आयरन कर्टन वॉज ड्रॉन। द वर्ल्ड डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड यूएसएसआर, व्हाट वर दे डूइंग, व्हाट वर दे प्लानिंग, व्हाट वाज देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, कैसे वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे। वहाँ से कोई खबरें बाहर नहीं आती। एवरीथिंग इज, क्योंकि सब चीज़ों पर स्टेट का कब्जा होता है, इसलिए वहाँ की कोई खबर बाहर नहीं आती। देयर इज टोटल सेंसरशिप ऑन मीडिया, देयर इज टोटल सेंसरशिप ऑन लिटरेचर। तो इससे अमेरिका जो है उसका विश्वास यूएसएसआर पे से कम होने लगा। तो जब अविश्वास उत्पन्न होता है, जब एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न होती है, जब एक दूसरे के प्रति एक बहुत नकारात्मक प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती है, जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ शुरू होती है, जब एक दूसरे से ज़्यादा एक हर राष्ट्र जो है वो अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने लगता है, उस समय युद्ध तो नहीं होता क्योंकि दोनों शक्तियों में बराबर, हमने आपको बताया, एक शक्ति संतुलन है, लेकिन युद्ध की स्थिति निरंतर बनी रहती है। एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है और युद्ध शुरू हो जाता है। तो कोल्ड वॉर या शीत युद्ध, हम ऐसे युद्ध को कहते हैं जो अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाता, बुद्धि से लड़ा जाता है। इट इज़ फॉट बाय द माइंड, इट इज़ अ माइंड गेम। कैसे दूसरे राष्ट्र को परास्त किया जाए बिना लड़े। ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं हुई, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई नहीं हुई। हम ये नहीं कह सकते कि इस समय अमेरिका और सोवियत संघ जो है एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। वो आड़ लेकर लड़ रहे थे, लेकिन आमने सामने नहीं लड़ रहे थे। तो ये जो युद्ध शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको शीत युद्ध का नाम दिया गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और ये शीत युद्ध लगभग 40 से 45 साल चला और इसने पूरी दुनिया का जो नक्शा था, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व की जो एक बैलेंस था, पूरे विश्व की जो परिस्थिति थी, उसको बदल के रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई और इन दोनों महाशक्तियों के बीच जो तनाव की स्थिति बनी और निरंतर बढ़ती चली गई,
वो शीत युद्ध का परिणाम था। इन दोनों राष्ट्रों के बीच, इन दोनों महाशक्तियों के बीच जब जब तनाव की स्थिति में शिथिलता आई, कभी कभी तनाव कम भी हुआ, कभी कभी किसी किसी इशू पर दोनों ने एक दूसरे के प्रति उदारता दिखाई, एक दूसरे की तरफ परस्पर सहयोग का भी हाथ बढ़ाया, ऐसे समय को दातात कहा जाता है। तनाव शिथिल, तनाव शैथिल्य, तनाव शैथिल्य मतलब तनाव में कमी। तो तनाव में शिथिलता भी आई, कि बीच बीच में ऐसे पीरियड आए जब तनाव में शिथिलता आई, बट बेसिकली जो दो गुटों में विभाजित होना था और जो दो गुट एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने अब जो नए रास्ते अपनाए वो ये थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने गुट में सैनिक संधियां करना शुरू की। 1948 में अमेरिका ने नाटो ट्रीटी, एक सैनिक संधि थी, इसका निर्माण किया, और जो भी इसके समर्थक राष्ट्र थे जिन्होंने इस नाटो की संधि पर हस्ताक्षर किए, उनके बीच ये आपसी सहमति हुई कि इन सदस्य राष्ट्रों पर में से किसी पर भी आक्रमण की स्थिति में समस्त नाटो के सदस्य मिल करके उस राष्ट्र की सहायता करेंगे। तो ये जो छोटे राष्ट्र थे, जिनके पास आर्मीज नहीं थी, जिनके पास हथियार नहीं थे, उनके लिए ये एक बहुत इट वाज वेरी रीअश्योरिंग कि उनकी जो सुरक्षा है वो अन्य राष्ट्रों ने भी संभाल रखी है। इसका जवाब सोवियत यूनियन ने 1954 में वॉर्सो पैक्ट बना के दिया। ये कम्युनिस्ट गुट में जो सदस्य थे, सदस्य राष्ट्र थे, उनका पैक्ट बना, और ये भी एक सैनिक संधि थी। यहाँ पर भी यही था कि अगर किसी भी सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण होता है, ऐसी स्थिति में जितने भी राष्ट्र इस ट्रीटी के सदस्य हैं, वो या जिन्होंने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, वो सब मिल करके अपने इस राष्ट्र की मदद, अपने जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है उस राष्ट्र की मदद करेंगे। नाउ द थिंग इज दिस कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक छोटे से राष्ट्र पर कोई आक्रमण होता है और उस छोटे से राष्ट्र के पीछे समस्त गुट की सेनाएं आ जाती हैं, तो दिस वुड हैव टेकन द फॉर्म ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर। इसमें सारे राष्ट्र इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये सैनिक संधियां थीं और ये की गई। तो क्यों की गई? क्योंकि इसमें हर राष्ट्र ने अपना हित देखा और हर राष्ट्र ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस रास्ते को चुना। कोई भी राष्ट्र असहाय नहीं होना चाहेगा, कोई भी राष्ट्र असुरक्षित नहीं महसूस करना चाहेगा, क्योंकि हर राष्ट्र की पहली ज़रूरत क्या होती है? उसकी सुरक्षा। अब क्योंकि इन राष्ट्रों के पास संसाधन नहीं थे, इसलिए ये उस गुट के मेंबर बने, क्योंकि इस गुट के सारे सदस्य आक्रमण की स्थिति में या युद्ध की स्थिति में इनकी मदद को तैयार होंगे, खड़े रहेंगे। तो ये इन राष्ट्रों के लिए तो एश्योरिंग था, पर विश्व के लिए ये बहुत घातक था। इसी तरह अमेरिका ने सियाटो बनाया, सेंटो बनाया। अमेरिका ने एशिया पेनिनसुला, जो एशियन कॉन्टिनेंट पर और इधर जो साउथ एशिया है, वहाँ पर भी अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए। वियतनाम, कोरिया, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इन सारे राष्ट्रों में एक अजीब सी तनाव की स्थिति हो गई। अमेरिका इंटरफेयर करने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार बने, और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन वहाँ इंटरफेयर करने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर अमेरिका किसी भी प्रकार की दखलंदाजी या इंटरफेरेंस करे। तो इन दोनों ने अपने अपने क्लॉज जो हैं वो फैलाने शुरू कर दिए, और समूचा विश्व फिर से एक बार हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया। जाहिर है, जब आप सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं दूसरे राष्ट्रों की, तो हथियार आपको इकट्ठे करने होंगे। तो जिस पीस के लिए, जिस शांति के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, और उसके बाद 1945 में यूएनओ बना, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो शांति की स्थापना था,
वो अपने आप ही डिफीट हो गया. इट वॉज डिफीटेड. वाई वॉज इट डिफीटेड? बिकॉज ऑल द नेशंस अगेन स्टार्टेड होर्डिंग वेपन्स, मेकिंग वेपन्स. अमेरिका ने 45 में एटम बॉम्ब गिराया, रशिया चौकन्ना हो गया, सोवियत यूनियन चौकन्ना हो गया, और उसने अमेरिका से इस बॉम्ब को बनाने की विधि मांगी, जो अमेरिका ने जाहिर है नहीं दी, लेकिन उसने 1954 में एटम बॉम्ब बना लिया. अब दोनों के पास एटम बॉम्ब हो गया. अब क्या करें? तो अब नाउ केमिकल वॉरफेयर शुरू हो गया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो गया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर वॉरफेयर पे बात आ गई, फिर स्पेस में सारे लोग चले, सारे राष्ट्र जाने लगे. तो मतलब स्थिति जो है वो भयावह होती चली गई. कोल्ड वॉर इज अ टाइम जो कि विश्व में बहुत तनाव का और अविश्वास का माहौल कायम हो गया, बहुत ज़्यादा. इट बिकेम अ पीरियड ऑफ ग्रेट डिस्ट्रस्ट. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सहयोग की राजनीति होती है. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कानूनों पर आधारित होती है. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के साथ दोस्ती की, शांति की स्थापना की राजनीति होनी चाहिए. लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम लोगों ने कोई सबक नहीं लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि विश्व में फिर से बहुत तेज़ी से हथियार बनने लगे, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी. रिसर्च होने लगी. आप कहेंगे कि ये डेवलपमेंट था, जाहिर है डेवलपमेंट था, लेकिन ये डेवलपमेंट एक नकारात्मक दिशा में था और इन हथियारों का प्रयोग भी हुआ. अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं किया, लेकिन कोरियन वॉर में हुआ, वियतनाम वॉर में हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, आपके क्यूबा में हुआ. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटेंस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अमेरिका की जो विदेश नीति इस पीरियड में बनी वो थी कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म. कम्युनिज्म को रोकना, फिर उसका विस्तार रोकना. और सोवियत यूनियन की जो विदेश नीति थी वो क्या थी? कम्युनिज्म का विस्तार करना. उसने नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो, बिकॉज कम्युनिज्म जो है वो बेसिकली प्रोलेटारिएट की कोऑपरेशन पर आधारित है. तो ये एक बड़ी विकट स्थिति बन गई और पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसी द्विध्रुवीय जो विश्व बना था उसके आसपास खेली जाने लगी. अमेरिका ने यूरोप में अपने पांव जमाने के लिए, क्योंकि यूरोप में हमने होता है ना पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था, अपने पांव जमाने के लिए बिलियन बिलियन डॉलर्स की मदद देना शुरू किया. अमेरिकन डॉलर्स इस तरह से आए हैं इस समय यूरोप में, और इस तरह से उसने राष्ट्रों का विकास शुरू किया है. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये जो गरीब और बेरोज़गार लोग हैं या राष्ट्र हैं, जो बहुत गरीब और पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, इनको कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी आकर्षित करे. तो इसलिए वो कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए उसने यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में जो बहुत पिछड़े हुए राष्ट्र थे उनकी आर्थिक मदद करना शुरू किया. और इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दो अमेरिका की विदेश नीति के दो स्तंभ थे या दो प्लान्स थे. एक मार्शल प्लान था जो उनके प्रेसिडेंट मार्शल ने शुरू किया था, और एक ट्रूमन डॉक्ट्रिन थी. इसके अधीन ये जो प्रिंसिपल्स बने, ये जो उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, ट्रूमन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान, उसके अंतर्गत यही था कि वो पिछड़े राष्ट्रों की मदद करेंगे जिससे कि वे कम्युनिज्म की तरफ जाने से रोकें और उसकी तरफ आकर्षित न हो. तो ये जो बाइपोलैरिटी बनी, ये जो द्विध्रुवीय वर्ल्ड बना, ये जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे. जब हम पढ़ते हैं कि कोल्ड वॉर के कारण क्या थे, तो कुछ कारण तो हमने आपको बताया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, ठीक है. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब सोवियत यूनियन का विश्वास अमेरिका पर से हट गया था. एक द्वितीय मोर्चे का प्रश्न हुआ था. फिर बर्लिन वॉल, जर्मनी के बीच में से वॉल खिंच गई थी, बर्लिन के बीच में से वॉल खिंच गई थी. आधा जर्मनी जो है वो अलाइड पावर्स के पास था और आधा जर्मनी जो है वो सोवियत यूनियन के पास था. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जिनकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ.
और फिर बहुत सारी ऐसे भी घटनाएं हुई जिनकी वजह से कोल्ड वॉर बढ़ता चला गया। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिनकी वजह से तनाव में शिथिलता आई। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।